ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सेकंड डे है हमारा, जिसमें हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और ये वीडियो नंबर 3 है। अच्छा, कल हमने यहाँ तक एमसीक्यू सॉल्व किए थे, नंबर 19 तक। नंबर 20 जो है वो बाउंड्री से मुतालिक है, और पीछे भी हम एक आध एमसीक्यू छोड़ा है क्योंकि बाउंड्री ठीक है। तो आई थिंक ये था नंबर 15। विद द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर द बाउंड्री ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज। तो बाउंड्री क्या है भला? कल हम इसे डिफाइन कर रहे थे, लेकिन हमने फिर इसे स्किप कर दिया था थोड़ा सा। अच्छा, बाउंड्री होती क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक सेट हो, मैं ये एक सेट बना रहा हूँ। ओके, तो इस सेट में इसके अंदर वाले पॉइंट्स भी शामिल है। तो इसकी बाउंड्री से मुराद इसकी जो बाहर कर्व है, यानी ये जो कर्व मैंने बनाई है, ये कर्व इसकी बाउंड्री कहलाता है। अब बाउंड्री को फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसा कि ये लिख रखा है कि बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर। अगर मैं यहाँ पर ये पूरी स्पेस एक्स बना दूं, तो ये एक्स है। इसमें ये जो ब्लैक में मैंने सेट बना रखा है, ये सेट ए है। और अगर हमें इस सेट ए की बाउंड्री फाइंड करनी हो, तो पूरे सेट एक्स में से सेट ए का इंटीरियर भी निकाल दें और सेट ए का एक्सटीरियर भी एक्सक्लूड कर दें। मैं फिर बता दूं कि एक्सटीरियर ऑफ ए से मुराद होता है इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। यानी ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर होगा। जो ब्लैक है इनसाइड, वो ए का इंटीरियर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो येलो है, ये एक्सटीरियर ऑफ ए है और ब्लैक इंटीरियर ऑफ ए है। ये येलो वाला पोर्शन भी छोड़ दें, ब्लैक वाला पोर्शन भी छोड़ दें, तो ये जो कर्व है, यानी ये जो इनके दरमियान बाउंड्री मौजूद है, ये बाउंड्री ऑफ ए कहलाता है। या फिर बाउंड्री ऑफ ए फाइंड करने का एक तरीका और भी है कि बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू कोलेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए। यानी उसके कोलेयर में से उसके इंटीरियर को माइनस कर दिया जाए, तो फिर बाउंड्री ऑफ ए मिलता है। चले हम 15 में भी ये वाली अप्रोच अपनाने वाले हैं। चले दोनों से ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सेम आंसर भी आता है कि नहीं। अगर हमें बाउंड्री ऑफ ए चाहिए, तो हम पूरे सेट में से उस सेट ए का इंटीरियर और एक्सटीरियर को माइनस करने वाले हैं। यहाँ पर जो सेट है वो कौन सा है? वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर का इंटीरियर क्या है, उसका एक्सटीरियर क्या है, और फिर पूरी रियल लाइन में से हम उन दोनों को माइनस करने वाले हैं। ठीक ठीक। सो व्हाट इज इंटीरियर ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स? इंटीरियर से मुराद होता है कि द लार्जेस्ट ओपन सबसेट। तो सेट क्यू में ऐसा कौन सा लार्जेस्ट ओपन सबसेट है जो इसमें लाई करता है? तो यूजुअल टोपोलॉजी में बात कर रहे हैं, तो यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट जो है वो ओपन इंटरवल्स है, या फिर यूनियन को ओपन इंटरवल्स होते हैं। सेट क्यू में कोई भी ओपन इंटरवल लाई नहीं करता मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ओपन इंटरवल सेट क्यू में तभी होगा ना जब ओपन इंटरवल के तमाम पॉइंट सेट क्यू में होंगे। लेकिन तमाम पॉइंट्स से मुराद है रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो वो क्यू का सबसेट नहीं है। तो सिर्फ एक सेट फाई ही एक ऐसा सेट है जो इंटीरियर ऑफ क्यू में लाई करता है, यानी जो इंटीरियर ऑफ क्यू के इक्वल है, यानी लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ क्यू। वैसे भी बात की जाए तो क्यू का सिर्फ एक ही ऐसा सबसेट है जो कि ओपन है, और वो फाई है। अल्टीमेटली लार्जेस्ट ओपन सबसेट भी फाई होगा। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं एक्सटीरियर की। व्हाट इज एक्सटीरियर ऑफ क्यू? एक्सटीरियर ऑफ क्यू से मुराद है इंटीरियर ऑफ क्यू कंप्लीमेंट, यानी इरेशनल नंबर्स का इंटीरियर को भी, यानी इरेशनल नंबर्स का भी एक ही ऐसा सबसेट है जो ओपन है, और वो एम्प्टी सेट। सो अब बाउंड्री ऑफ ए चाहिए, तो बाउंड्री ऑफ ए किसके इक्वल होगा? सेट आर माइनस फाइव यूनियन फाइव। सो फाइव यूनियन फाइव इज फाइव, सो इट मीन दैट आर माइनस फाइव दैट इज। तो हमें ये पता चला कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जो बाउंड्री सेट है वो सेट आर है। इसी तरह अगर हम बाउंड्री ऑफ इरेशनल नंबर्स फाइंड करें, वो भी आर ही आएगा। अच्छा, ये तो हमने एक डेफिनेशन यूज किया है ना। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करें कि बाउंड्री ऑफ ए कोलेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए, तो क्या फिर भी ये बात सही है? तो बाउंड्री ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू कोलेयर ऑफ क्यू माइनस इंटीरियर ऑफ।
तो कोलेयर ऑफ क्यू जो है रैशनल नंबर्स का जो कोलेयर है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, और इंटीरियर ऑफ क्यू जो है वो अभी हम देख चुके हैं कि दैट इज 5 इज आर। तो इन दोनों केसेस में हमने देखा कि वाकई जो बाउंड्री ऑफ ए है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, अब हम आ जाते हैं नंबर 20 की तरफ। तो कंसीडर अ टोपोलॉजी टा ऑन द सेट एक्स इक्वल ए बी सी डी ई देन द बाउंड्री ऑफ ए इज। अब यहाँ पर बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम क्या करें, हम उन दोनों में से जो मर्जी डेफिनेशन हम, तो हम ऐसा करते हैं कि कोलेयर फाइंड कर लेते हैं और इंटीरियर फाइंड कर लेते हैं। सो बाउंड्री ऑफ ए हम इस तरह से फाइंड करने वाले हैं, कोलेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए। नाउ व्हाट इज कोलेयर ऑफ ए? कोलेयर ऑफ ए के लिए बाय डेफिनेशन कोलेयर मीन दैट द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट। तो हमें पहले इसके क्लोज्ड सेट मालूम करना होगा। व्हाट आर क्लोज सेट्स? तमाम ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट लेने से हमें क्लोज सेट मिलेंगे। फाइव का कंप्लीमेंट लेने से एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट लेने से फाइव, सिंगलटन ए का कंप्लीमेंट लेने से बी सी डी ई, ए सी डी का कंप्लीमेंट लेने से बी एंड ई, ए बी सी डी का कंप्लीमेंट लेने से ई, और ए बी ई का कंप्लीमेंट है सी डी। अब हमने देखना है कोलेयर ऑफ ए, यानी इसके सुपर सेट देखने, और इसके सुपर सेट जो क्लोज है और क्लोज में भी सबसे छोटे वाला। कौन कौन से ऐसे सुपर सेट हैं क्लोज में जो इसके सुपर सेट है? एक तो एक्स है, ए बी सी, ए बी सी और कोई भी ऐसा कुछ भी हो और इसका सुपर सेट भी। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि कोलेयर ऑफ ए जो है वो पूरा सेट एक्स है। अब हमने फाइंड करना है इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए मीन दैट द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो इस ए का ओपन सबसेट कौन कौन से हैं? ए बी सी के एक तो फाइव है, एक ये सिंगलटन ए है, फिर ये एक ए बी है, और कोई भी नहीं। उनमें लार्जेस्ट ओपन सबसेट कौन सा है? वो ए बी। तो एक्स है, ए बी सी डी ई, उसमें से जब ए बी को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सी डी ई। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ सेट ए। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 21 है द डिराइव्ड सेट ऑफ जी कंसीडरिंग एज अ सबसेट ऑफ आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज। सेट कौन सा ले रहे हैं हम? जी। और टोपोलॉजिकल स्पेस कौन सी ले रहे हैं? आर। और उस पर कौन सी टोपोलॉजी है? यूजुअल टोपोलॉजी। ये है हमारे पास सेट आर। इसका जो सबसेट ले रहे हैं वो सेट जी है, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी तरह -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जो ब्लैक वाले हैं ये हमारे पास सेट जी है, और रेड वाले ये पूरी लाइन सेट ऑफ रही। हमने फाइंड क्या करना है? डिराइव्ड सेट ऑफ जी। डिराइव्ड सेट ऑफ जी मीन दैट हमें फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ जी। तो हमें सेट जी के लिमिट पॉइंट फाइंड करने हैं। तो देखना ये है कि पूरी स्पेस आर में से ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सेट जी के लिमिट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब हम दो केस अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। इंटीजर्स को अलग से चेक करेंगे और नॉन इंटीजर्स को अलग से चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एक्स ले लेते हैं जो कि एक्स इज इंटीजर। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये लिमिट पॉइंट है। चलिए और आसानी कर लेते हैं, हम ये जो x है इसको भी हम कोई नंबर असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये 3 लिमिट पॉइंट है। अब 3 को लिमिट पॉइंट होने के लिए जरूरी है कि हर वो ओपन इंटरवल जिसमें 3 है उसमें से अगर हम 3 को निकाल भी दें तो सेट z के साथ उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। अच्छा, हम 3 के गिर्द कोई भी एक ओपन इंटरवल बना लेते हैं। मसलन हम ये वाला ओपन इंटरवल, अगर इस ओपन इंटरवल में से हम इस 3 को निकाल दें तो क्या फिर इसका सेट जी के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है? ऐसा नहीं है। चलिए मैं इंटरवल भी यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2.5 से 3.5 तक एक ओपन इंटरवल है, यानी ये ओपन सेट है। इसमें से जब हम 3 को माइनस कर दें और फिर इसका इंटरसेक्शन लें सेट जी के साथ, तो आप देख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 5। क्योंकि 2.5 से 3.5 के दरमियान सिर्फ एक ही इंटीजर है 3, और उसको भी हम वहां से माइनस कर रहे हैं।
तो अल्टीमेटली इसमें फिर कोई इंटीजर नहीं बचता, सो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो 3 है ये सेट जी का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह 2 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, 4 भी नहीं है, तो कोई भी इंटीजर सेट जी का लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं x इक्वल टू 2.5। चलिए और आसानी कर लेते हैं, थोड़ा और आसान बनाने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर है वो 2.5 है, तो 2.5 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर है 2.5। तो 2.5 के गिर्द हम एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं। कौन सा भला? 2.4 से 0.6 तक ये हम ओपन इंटरवल बना लेते हैं। इसमें से हम 2.5 को माइनस कर देते हैं और फिर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं विद जी। तो आप देख सकते हैं कि 2.4 से 2.5 तक पहले ही कोई इंटीजर इसमें मौजूद, 2.5 को माइनस करेंगे फिर भी इसमें कोई इंटीजर नहीं होगा, इसलिए इसका जी के साथ जो इंटरसेक्शन है वो भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो कोई इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट है, ना कोई नॉन इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ जी इज एन एम्प्टी सेट। फाइन। ओके, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 5 के डेफिनेशन से मुताबिक था, उसके तमाम एमसीक्यू आए थे, 21 एमसीक्यू थे वो। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर जो कि बेसिस और सब बेसिस से मुतालिक है। एक मिनट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूं, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। क्वेश्चन 19 सर जी, क्वेश्चन 19 हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो बताइए क्या इशू है। जी जाफिर हुसैन, आपको क्वेश्चन नंबर 19 में अगर कोई इशू है तो अभी बता दें। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है जो कि बेसिस एंड सब बेसिस से मुतालिक है। इसकी एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने डेफिनेटली इसकी वीडियोस देख ली होंगी जिसमें मैंने बेस सब इन तमाम चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ी मैं उसको साथ साथ भी एक्सप्लेन करता रहूं। एमसीक्यू नंबर 1 है कि लेट एक्स स्टार बी अ क्लास बीटा ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। एक मिनट। A class beta of open subsets of X is a base for ta। ये इनकम्प्लीट था। एंड ओनली, अब इससे आगे चले, यानी कोई भी ओपन सबसेट्स की कलेक्शन बेस कब कहलाती। तो डेफिनेशन ये है कि अगर तमाम ओपन सेट्स को एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा लिखा जा सके तो बीटा जो है वो बेस बन जाता है। ओके, यानी टा है हमारे पास, टा की ही एक सब कलेक्शन ली जाती है बीटा। तो ये जो बीटा है ये बेस फॉर टा कहलाएगा। अगर टा में से आप जो मर्जी एलिमेंट लें और फॉर ऑल जी बिलोंग टू टा, जी इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा हो, यानी हर ओपन सेट। एक्चुअली बेस बनाने का मकसद क्या है? हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो एक बड़ी कलेक्शन होती है, उसमें तमाम ओपन सेट्स मौजूद होते हैं और समटाइम्स तमाम ओपन सेट लिखने की जरूरत ही नहीं होती। हम सिर्फ उन ओपन सेट्स पर ही इत्तेफाक कर लेते हैं जिनकी मदद से बाकी ओपन सेट भी लिखे जा सकते हैं। तो वो जो उसकी सब कलेक्शन है उसको हम बेस कह रहे हैं। बेस में हम सिर्फ वो वाले ओपन सेट लिखते हैं जिनकी मदद से बाकी तमाम ओपन सेट्स को भी लिखा जा सके। तो इसलिए उसको हम बेस कहते हैं। बेस आमतौर पर वेक्टर स्पेसेस में भी आप बोलते हैं एक बेस। तो वहां पर बेस हम ये कहते हैं कि ऐसा सम इसकी मदद से पूरी वेक्टर स्पेस जनरेट की जा सके। ओके, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि यहाँ टोपोलॉजी में जो हमने जनरेट करनी है तो उसका मतलब ये है कि यूनियन की फॉर्म में उनको लिखा जा सके। तो यही है कि एवरी ओपन सेट every open set is the union of members of beta, so option C is correct।
ओके, बाकी गलत है। ऑप्शन ए में कहा गया कि एन ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, सारे होने चाहिए। इसी तरह ऑप्शन बी कह रहा है कि एन ओपन सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, तो इंटरसेक्शन की तो बात ही नहीं करनी ना, हमने यूनियन की बात करनी है, और तमाम ओपन सेट्स को एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा लिखा जाना चाहिए। अच्छा, नंबर टू देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर है, और हम जानते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी के जो ओपन सेट्स होते हैं वो या तो ओपन इंटरवल्स होते हैं या फिर यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि कौन सा है जो बेसिस है यूजुअल टोपोलॉजी के। तो ऑप्शन ए, ए में क्या है, ओपन इंटरवल्स हैं तमाम। तो क्या ये बात तो वैसे ठीक है ना, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी के जो मेंबर्स हैं वो या तो ओपन इंटरवल हैं या यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं। तो इसमें तमाम ओपन इंटरवल लिखे गए हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ओपन इंटरवल है, एक ओपन सेट है जो कि 1 से 3 तक है, और फिर यूनियन है 5 to 7, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन सेट है, और ये इन दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, और इस कलेक्शन ए में हमने तमाम ओपन इंटरवल्स ले रखे हैं। सो दैट्स वाई अगर कोई भी और ओपन सेट हो, वो या तो ओपन इंटरवल होगा या फिर इस तरह के एलिमेंट्स का यूनियन होगा। सो दैट्स वाई ये जो कलेक्शन है ये एक बेस है या बेसिस है फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। ऑप्शन बी भी देख लें कि क्या ये भी बेस है। अब ए बी में ऐसे इंटरवल्स हैं जो लेफ्ट साइड से तो ओपन है, यानी लेफ्ट एंड पॉइंट उसमें शामिल नहीं है, जबकि राइट एंड पॉइंट उसमें शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बेस क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं 1 3, ये एक ओपन सेट है, दिस बिलोंग टू द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। ओके, अब देखना यह है कि क्या इस ओपन इंटरवल को इस सेट के एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1 3 है, यहाँ पर 3 है। तो इस तरह की कोई भी दो इंटरवल अगर हम लें, एक में लेफ्ट साइड ओपन हो दोनों में और राइट साइड इंक्लूडेड, फॉर एग्जांपल हम एक इंटरवल ये लेते हैं 1 to 5, इसमें 5 भी शामिल है। कोई और सेट ले, या इससे हम छोटा सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 2.9। ओके, अब इसका इसके साथ हम यूनियन लें कि वो पूरा ओपन इंटरवल 1 से लेकर 3 तक बन जाए। एक मिनट एक और चीज देख रहे हैं। 1 से अगर हम ये वाले शामिल कर लें, 2 3 -1/n, तो अल्टीमेटली इसमें 3 तो शामिल होगा। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये अभी मैं ये कह रहा था कि 1 से लेकर 3 तक ओपन इंटरवल को इस तरह के एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सो दैट्स व्हाई ये इसका बेसिस नहीं है, और सेम रीजन है ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3 देखिए, इफ अ कलेक्शन बीटा ऑफ सबसेट्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी टा ऑन एक्स, सम टोपोलॉजी टा ऑन एक्स, देन अब ये बेस की एक और डेफिनेशन है, या फिर यूं कहें कि इक्विवेलेंट क्राइटेरिया है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स जो है वो किसी ना किसी टोपोलॉजी के लिए बेस होगी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एक्स इक्वल हो यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, यानी वो जो जिसको हम बेस बनाने जा रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट्स के यूनियन लेने से एक्स बनाया जा सके। और ये है कि उस बीटा में से जब हम कोई से भी दो एलिमेंट लें बी और बी स्टेरिक, तो उनका जो इंटरसेक्शन हो वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा हो। ओके, या फिर ऑप्शन बी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि फॉर एनी बी एंड बी स्टेरिक बीटा, if P is an P is a member of B, ये यहाँ से गड़बड़ है, B इंटरसेक्शन B स्टेरिक, कि अगर उन दोनों के इंटरसेक्शन में P मौजूद, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन से छोटा भी एक ऐसा मेंबर होना चाहिए कि P
उस बी पी में बिलोंग करे और बी पी बिलोंग करे बी इंटरसेक्शन बी स्टेरिक में। तो ये हमारे पास बुक में थ्योरम नंबर 6.1 है, ये जस्ट उसकी स्टेटमेंट। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, सो ऑल ऑफ दीज ठीक। अच्छा, यहाँ एक और चीज भी आप जरा गौर करें। नंबर 1 में हमारे पास टोपोलॉजी गिवन है, यानी यहाँ पर जो हम बेस की बात कर रहे हैं टोपोलॉजी गिवन है और उसके लिए base, जबकि यहाँ जो नंबर 3 है इसमें टोपोलॉजी नहीं गिवन, बल्कि कोई भी कलेक्शन जो है, हम कब ये कह सकते हैं कि कोई कलेक्शन किसी टोपोलॉजी के लिए बेस है, टोपोलॉजी गिवन नहीं है, जस्ट एक कलेक्शन है सबसेट्स की। तो उन सबसेट्स के बारे में हम हतमी तौर पर ये कह सकते हैं कि ये किसी न किसी टोपोलॉजी की बेस होगी, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई, पहली और दूसरी कह लें, पहले या तीसरी कह लें, क्योंकि दूसरी और तीसरी जो कंडीशंस हैं ये सेम है। ओके, नंबर 4 देखिए, द क्लास ऑफ ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स इन द रियल लाइन आर इज अ बेस फॉर द डैश टोपोलॉजी। क्या मतलब है कि ये जो ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स हैं इस तरह के, क्लोज्ड बी, तो इस तरह की जो कनेक्शन है सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग टू आर एंड ए इज लेस देन बी, तो ये जो कलेक्शन है ये एक टोपोलॉजी को जनरेट करती है। अब ये नंबर 3 से बिल्कुल रिलेटेड है। कोई भी सबसेट्स की कलेक्शन टोपोलॉजी किसी टोपोलॉजी के लिए बेस हो सकती है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। आप यही कह दें कि पहली और दूसरी या तीसरी में से कोई एक। ये वाली जो कलेक्शन है इसको अगर मैं बीटा कह दूं तो ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये कलेक्शन बीटा किसी ना किसी टोपोलॉजी के लिए बेस है। मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ, किसी ना किसी टोपोलॉजी के लिए। तो ये जिस टोपोलॉजी के लिए बेस बनती है उस टोपोलॉजी को बोलते हैं अपर लिमिट टोपोलॉजी। अगर ये अच्छा, ये आगे देखिए नंबर 5, द क्लास ऑफ क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स। अब हम जो कलेक्शन ले रहे हैं वो इस तरह की है, ए कॉमा बी सच दैट ए बी बोथ बिलोंग टू आर एंड ए इज लेस देन बी। अब ये वाली जो कलेक्शन है ये भी ऊपर एमसीक्यू नंबर 3 वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये किसी ना किसी टोपोलॉजी के, तो वो जो टोपोलॉजी है उस टोपोलॉजी जी को कहते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी। नाम से ये देखें, जिस साइड से क्लोज है, अपर साइड से क्लोज है सो अपर लिमिट टोपोलॉजी, ये लोअर साइड से क्लोज है तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी। बाकी इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहें तो बुक में पेज नंबर 88 पर एग्जाम्पल 1.5 में इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया। और मैं कहूंगा कि आप एक से नंबर 6 है द क्लास ऑफ ओपन इंटरवल्स इन द रियल लाइन आर इज अ बेस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी आर। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर सारे ओपन इंटरवल ले लिए जाएं तो वो भी एक बेस बनते हैं और वहां से जो टोपोलॉजी बनती है वो यूजुअल टोपोलॉजी। नंबर 7, let x star be a topological space, a class omega of open subsets of x is a dash for tau if and only if finite intersection of members of omega form a base for tau। तो ये सब बेस की डेफिनेशन। सब बेस क्या होती है? ये भी, यानी बेस से भी छोटा ऐसा सेट। पहले तो हमारे पास है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स ओपन सेट्स हैं। फिर उन ओपन सेट्स में से हम कुछ खास किस्म के ओपन सेट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो वो जो खास किस्म के ओपन सेट्स हैं उनको हमने बेस कह रखा है, यानी उन खास किस्म के जो ओपन सेट हैं उनके यूनियन की मदद से बाकी तमाम ओपन सेट्स को लिखा जा सके तो वो बेस बनता है। और उस बेस से भी छोटी एक कलेक्शन हो सकती है। ये हम कह रहे हैं कि अ क्लास ओमेगा ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी टा में से ही ओमेगा लिया गया, दिस इज अ सबसेट ऑफ टा। अगर ऐसा हो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ओमेगा फॉर्म अ बेस फॉर टा, कि यहाँ से जो ओमेगा है उसके मेंबर्स के हम फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना शुरू करें। फाइनाइट से मुराद ये है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओमेगा का इंटरसेक्शन लिया जाए। ओमेगा के 4 एलिमेंट, 4 मेंबर्स ले, 4 एलिमेंट ले लें, उनका यूनियन ले, सॉरी उनका इंटरसेक्शन लें। फिर आप उसी ओमेगा के 5 एलिमेंट ले लें, उनका इंटरसेक्शन फाइनाइटली मैनी लेकर उनका इंटरसेक्शन किया जाए। तो जो नया सेट बनना शुरू हो उनके इंटरसेक्शन से, अगर वो नया सेट भी एक बेस बन जाए तो फिर हम उस ओमेगा को सब बेस फॉर टोपोलॉजी टाके। तो ये जस्ट सब बेस की डेफिनेशन है।
Number 8, which of the following is correct? The class of open infinite open intervals is a subbase for the usual topology on R. Okay, the class of all इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स, यानी ओपन इंटरवल्स भी है और ओपन इंटरवल्स भी वो वाले जो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से मुराद ये है, आप ये कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है। ये वाला इंटरवल ए टू इंफिनिटी ये इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है, या फिर माइनस इंफिनिटी टू बी इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है, या इनमें इंफिनिटी शामिल हो किसी एंड पे, या इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी, यानी ओपन इंटरवल की फॉर्म में उसमें शामिल हो। इस तरह की कलेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या ये वाली कलेक्शन सब बेस है फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी और नॉट। अब ये टोपोलॉजी के लिए सब बेस उस सूरत में होगी जब सब बेस बेस के तमाम एलिमेंट्स को एज अ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन लिखा जा सके। मैं ओमेगा यहाँ इसको लिखता हूँ, ओमेगा कंटेन इनफाइनाइट इंटरवल्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या फिर ए टू इंफिनिटी, या फिर माइनस इंफिनिटी टू बी, such that A, B both belong to set of रिंग है हमारे पास कलेक्शन ओमेगा। अब जो बेस बनती है यूजुअल टोपोलॉजी के लिए, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो जस्ट ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो क्या हर ओपन इंटरवल को एज अ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ओमेगा लिखा जा सकता है? अगर लिखा जा सकेगा तो ये जो ओमेगा होगा ये सब बेस बन। फॉर एग्जांपल हम एक ओपन इंटरवल लेते हैं ए बी, तो इस ए बी को हम लिख नहीं सकते माइनस इंफिनिटी टू बी इंटरसेक्शन ए टू इंफिनिटी, where ultimately a is less than b। तो आप देखें कि ओपन इंटरवल ए बी को एज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन इंटरवल, ये दोनों मेंबर्स किसके हैं? ओमेगा के हैं। तो चूंकि हर ओपन इंटरवल को एज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ओमेगा लिखा जा सकता है, तो दैट्स व्हाई दिस ओमेगा इज अ सब बेस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज भी है, तो इसलिए हमें बाकियों को भी जरा गौर से देखना होगा। The class of all infinite open subtrips is a subbase for the usual topology on R। So open subtrips क्या मुराद है? Infinite open subtrip सेट कौन सा है? R स्क्वायर। तो ओपन स्ट्रिप क्या बनेगी भला? R स्क्वायर में है तो ओपन स्ट्रिप इस तरह की बनेगी, ए बी क्रॉस सी डी। ए बी फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी हो, तो ओपन स्ट्रिप से मुराद इस तरह का है, ये इससे ऊपर हम जा रहे हैं ओपन, ओके, और सी डी, बल्कि नहीं, एक, ओके ओके जी, ये ठीक है, ये यहाँ पर ये नहीं शामिल, ओपन स्ट्रिप से मुराद जस्ट ये है। एक, मैं थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर रहा था। ये है जी ओपन स्ट्रिप, जस्ट ए बी, अगर हम यहाँ ए से ऊपर चले जाएं और ए से नीचे भी चले जाएं और बी पर भी हम एक लाइन लगा लें, तो ए से बी के दरमियान जो एलिमेंट्स मौजूद हैं ये सारी एक ओपन स्ट्रिप कहलाती है। इसमें ना तो ए वाले शामिल है, एक्स इक्वल ए शामिल है, ना एक्स इक्वल बी शामिल है, यानी सेट आर स्क्वायर का ऐसा सबसेट जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स हो एक्स कॉमा वाई, such that x is in between a and b, this is called an open strip। और ये इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप है, ऊपर की तरफ भी जा रही है, नीचे की तरफ भी जा रही है, तो ये ओपन स्ट्रिप है। इसी तरह देखना यह है कि क्या ये जो ओपन स्ट्रिप है ये सब बेस बनाते हैं यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर के लिए। तो पहले तो आपको यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर का पता होना चाहिए। इसके जो मेंबर्स होते हैं, आप यूं कह सकते हैं दीज आर ओपन रेक्टेंगल्स। तो क्या ओपन रेक्टेंगल्स को एज अ यूनियन ऑफ ओपन स्ट्रिप्स लिखा जा सकता है? तो आंसर है यस। यहां पर भी अगर हम एक ओपन स्ट्रिप ले लें, तो
ये जो दो ओपन स्ट्रिप्स हैं जिनके दरमियान ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक ओपन रेक्टेंगल बन रही है। तो इस तरह हर ओपन रेक्टेंगल को एज अ इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स लिखा जा सकता है। सो इसलिए ये ऑप्शन बी भी ठीक, और सेम रीजन से ऑप्शन सी भी ठीक होता है कि एनी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी, सॉरी ये उससे डिफरेंट है, ये एक अलग बात है। Any class of subsets of a non-empty set X is a sub-base for a unique topology on X. अब जरा यहाँ गौर करना, जो बेस है वो ओपन सेट्स में से एक कलेक्शन ली जाती है। ओके, अब कोई भी सबसेट्स की कलेक्शन जरूरी नहीं है कि वो बेस हो। सबसेट्स की ऐसी कलेक्शन, यहां पर हमने पढ़ा है, सबसेट्स की ऐसी कलेक्शन जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, वो किसी न किसी टोपोलॉजी के लिए बेस होगी। इन दो कंडीशन की बात हो रही क्योंकि सीसी में। ओके, यानी जरूरी नहीं है कि हम किसी सेट के कुछ सबसेट लें और वो सबसेट किसी टोपोलॉजी के लिए बेस हो। वो बेस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। ओके, यहाँ पर जो एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 9, नंबर, हाँ ये नंबर 8 का ऑप्शन सी, इसमें क्या कहा गया कि एनी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स के आप जो जितने मर्जी सबसेट ले लें, उन सबसेट्स की मदद से हम एक टोपोलॉजी बना सकते हैं। कैसे? वो जो सबसेट्स हैं आप उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन लें, उनके फाइनाइट इंटरसेक्शन से हमें एक नई कलेक्शन मिलेगी, उसको हम कहेंगे दैट इज सब बेस, दैट इज द बेस। और उस जो बेस है उसके तमाम एलिमेंट्स का आप यूनियन लेना शुरू कर दें और नई कलेक्शन लिख लें, तो वो एक टोपोलॉजी बने। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना चाहते हैं तो पेज नंबर 88 पर एक एग्जांपल मौजूद है, एग्जांपल 6 3.1, थ्योरम 6.2 से नीचे मौजूद है, तो आप उस एग्जांपल को चेक करिए। तो इसमें ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी, सो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस या इज बेस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर के, इनमें से कौन सा सेट है जो आर स्क्वायर की यूजुअल टोपोलॉजी के लिए बेस है? यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर की मैं भी बात कर चुका हूँ कि ओपन रेक्टेंगल्स जो हो तो वो हमारे पास ओपन सेट्स। द क्लास ऑफ ऑल ओपन इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स, सो ठीक है, ये भी इसके लिए बेस बनेगा। ओपन स्क्वायर्स भी बेस बनेगा, तो ऑप्शन सी। अगर आप इसकी भी डिटेल में जाना चाहें तो बुक में एग्जाम्पल नंबर 4.1 ये मौजूद है, ये आप देख। ओके, एंड सुपर सेट ऑफ अ बेस फॉर टोपोलॉजी टाउ नेक्स्ट, बेस का कोई भी सुपर सेट लिया जाए तो वो अगेन बेस रहता है। क्योंकि बेस है तो इसका मतलब यह है कि तमाम ओपन सेट्स को उनके सेट के एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर बेस के एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो बीस इसके अगर आप कोई अल्टीमेटली उनके यूनियन में भी तमाम ओपन सेट्स को लिखा जा सकेगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, सुपर सेट ऑफ अ बेस इज आल्सो अ बेस। Number 11 is the topology on the real line generated by the class of all closed intervals of a unit length is. No, this is discrete topology. अगर आप इसकी भी फर्दर प्रॉपर डिटेल में जाना चाहें तो मैं बुक से इसका रेफरेंस बता रहा हूँ। पेज नंबर 92 पर एक एक्सरसाइज है नंबर 10, तो उसको आप देखिए।